नमस्कार, विद्या संसार में आपका स्वागत है। इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब जरा सोच के देखिए, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने वाले सबसे बड़े जन आंदोलन की नींव खुद एक अंग्रेज ने रखी थी। सुनने में बिल्कुल किसी उपन्यास की कहानी लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन ये हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प सच्चाई है। एकदम सही। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम भारतीय इतिहास और राजनीति की उसी धुरी को समझने जा रहे हैं। जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या संक्षेप में सिर्फ कांग्रेस कहते हैं। हाँ, और इस 140 साल के सफर को समझना सिर्फ किसी राजनीतिक दल का इतिहास पढ़ना नहीं है। तो फिर क्या है? ये समझना है कि कैसे एक छोटी सी बैठक से निकला विचार एक इतने विशाल ढांचे में बदल जाता है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम इस गहरे सफर पर आगे बढ़ें, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लेना जरूरी है। हाँ, ये बहुत अहम है। हमारी आज की इस चर्चा का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन करना या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और आंकड़ों के आधार पर एक निष्पक्ष विश्लेषण करना है। बिल्कुल। हम बस ये समझना चाहते हैं कि ये संस्था काम कैसे करती आई है, इसकी जड़ें कहाँ हैं और इसका आधुनिक स्वरूप क्या है। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के अंत की। जब ब्रिटिश राज अपने पूरे चरम पर था। हाँ, और 1857 की क्रांति को बीते बस कुछ ही दशक हुए थे। पूरे देश में एक अजीब सी खामोशी और एक घुटन का माहौल था। और ऐसे ही माहौल में 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, वहाँ एक बहुत ही ऐतिहासिक बैठक होती है। बिल्कुल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है कि उन्हें एक साथ लाने वाला व्यक्ति कौन था। हाँ, वो कोई भारतीय विद्रोही नहीं था, बल्कि A.O. ह्यूम नाम का एक रिटायर्ड ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी था। ये इतिहास के सबसे दिलचस्प विरोधाभासों में से एक है। मतलब एक अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के लिए एक राजनीतिक मंच क्यों बना रहा था? देखिए, A.O. ह्यूम ने इस मंच की सिर्फ परिकल्पना की थी, लेकिन उस पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो एक भारतीय ने ही की थी। हाँ, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। और उस कमरे में जो 72 प्रतिनिधि मौजूद थे, सिर्फ 72 लोग? हाँ, शुरुआत में सिर्फ 72 लोग। और वो मुख्य रूप से पढ़े लिखे वकील, पत्रकार और शहरी अभिजात वर्ग के लोग थे। तो ह्यूम का असली मकसद क्या था? उनका शुरुआती उद्देश्य ये था कि शिक्षित भारतीयों को एक ऐसा मंच दिया जाए जहां वे राजनीतिक संवाद कर सकें। मतलब अंग्रेजों के साथ बातचीत का एक जरिया। हाँ, ह्यूम का तर्क था कि अगर देश के अलग अलग हिस्सों के इन पढ़े लिखे नेताओं को एक जगह लाया जाए तो उनके बीच जो प्रांतीय या धार्मिक दूरियां हैं वो कम होंगी और एक राष्ट्रीय एकता की भावना पनपेगी। बिल्कुल। जरा ऐसे समझते हैं, मतलब एक ऐसा मंच जहां अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय साल में एक बार मिले, हाँ, अपने प्रस्ताव पारित करें और सरकार को अपनी मांगे भेजे। बस इतना ही। ऊपर से देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इतिहास के पन्ने किसी और ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं, है ना? बिल्कुल। एक बहुत ही गहरे सिद्धांत की ओर, जिसे सेफ्टी वॉल्व या सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत कहा जाता है। हाँ, ये सेफ्टी वॉल वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। मैं इसे ऐसे देखता हूँ जैसे हमारी रसोई में प्रेशर कुकर होता है ना। हाँ, कुकर की सीटी वाला उदाहरण। बिल्कुल। जब कुकर में बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है तो उसे फटने से बचाने के लिए एक सीटी दी जाती है। हाँ, ताकि भाप थोड़ी थोड़ी बाहर निकलती रहे और कुकर सुरक्षित रहे। तो क्या ह्यूम ने सच में यह संस्था इसलिए बनाई थी ताकि 1857 जैसी कोई खूनी क्रांति दोबारा ना हो जाए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब क्या ये पढ़े लिखे भारतीयों के गुस्से को निकालने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की बनाई गई एक सीटी मात्र थी? देखिए, प्रेशर कुकर की ये जो तुलना है ना, ये उस समय के ब्रिटिश मानसिकता को बिल्कुल सटीकता से दर्शाती है। कैसे? 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन की रातों की नींद उड़ा दी थी, और ह्यूम, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुके थे, वो जमीन की हकीकत जानते थे। बिल्कुल, वे जमीनी स्तर पर पक रहे उस असंतोष को, उस गुस्से को महसूस कर सकते थे। तो उन्हें डर था कि कुकर फट सकता है। एकदम। ब्रिटिश हुक्मरानों को ये डर था कि अगर भारतीयों के इस राजनीतिक असंतोष को बाहर निकलने का कोई शांतिपूर्ण या वैध रास्ता नहीं दिया गया, यानी कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं दिया गया, हाँ, तो एक और बहुत बड़ा विस्फोट होगा जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को तबाह कर देगा। बाप रे। तो उन्होंने सोचा कि इन पढ़े लिखे भारतीयों को बस याचिकाएं और ज्ञापन सौंपने में व्यस्त रखा जाए। हाँ, ताकि ब्रिटिश राज बिना किसी खतरे के आराम से चलता रहे। और यहीं पर
यहीं पर इतिहास अपनी सबसे बड़ी करवट लेता है। बिल्कुल। और क्या गजब की करवट ली। मतलब जो सीटी कुकर को बचाने के लिए लगाई गई थी, उसने आगे चलकर पूरी रसोई ही बदल कर रख दी। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस संस्था को ब्रिटिश राज ने खुद को बचाने के लिए ढाला था, उसी ने भारत को आजादी दिलाकर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें ही उखाड़ फेंकी। हाँ। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है, ये संभव कैसे हुआ? मतलब पढ़े लिखे वकीलों का वो छोटा सा समूह जो केवल कागजों पर मांगे रखता था, वो अचानक साम्राज्य के लिए इतना बहुत खतरा कैसे बन गया? देखिए, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ था। 19वीं सदी के अंत तक तो ये संगठन वास्तव में केवल एक अभिजात वर्ग का ही मंच था। सिर्फ एलीट लोगों का। हाँ, लेकिन जब हम 20वीं सदी में प्रवेश करते हैं और विशेष रूप से 1920 के बाद, तब कहानी बदलती है। बिल्कुल, इसमें एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। आप महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक पटल पर उभरने की बात कर रही हैं ना? एकदम सही। गांधी जी ने इस बात को बहुत गहराई से समझा कि जब तक ये संगठन केवल शहरों में और केवल अंग्रेजी बोलने वालों तक सीमित रहेगा, तब तक ये कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती नहीं दे पाएगा। मतलब उन्होंने उस अंग्रेजों के बनाए सेफ्टी वॉल के स्वरूप को पूरी तरह से तोड़ दिया। बिल्कुल तोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस को उन बंद कमरों से निकाला और सीधे गांवों की धूल मिट्टी से जोड़ दिया। अरे वाह! लेकिन ये किया कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी सांगठनिक रणनीति थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने प्रांतीय समितियों का गठन किया जो केवल स्थानीय भाषाओं में काम करती थीं। मतलब अब अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म? हाँ, और सबसे बड़ा कदम, उन्होंने सदस्यता शुल्क को इतना कम कर दिया कि एक आम किसान भी इसका हिस्सा बन सके। क्या बात है! और इस प्रक्रिया ने इसे एक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। बिल्कुल, और आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। कैसे आंकड़े? 20वीं सदी के मध्य तक इस संगठन में 1.5 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़ चुके थे। 1.5 करोड़ सदस्य। हाँ, और अगर हम इसके विभिन्न अभियानों की बात करें तो उनमें 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। 7 करोड़ लोग! जरा सोचिए, एक ऐसे दौर में जब न तो इंटरनेट था, न टेलीविजन, और न ही आज की तरह कोई सोशल मीडिया। बिल्कुल, संचार के इतने सीमित साधनों के बावजूद इतने विशाल जनसमूह को एक साथ लाना, ये तो एक चमत्कार जैसा है। केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक अभूतपूर्व घटना थी। मतलब इसका असर दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी पड़ा। बिल्कुल, ये एशिया और अफ्रीका में फैले विशाल ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक और संगठित राष्ट्रीयता आंदोलन था। इसकी कार्यप्रणाली और इसकी सफलता ने दुनिया भर के अन्य उपनिवेशों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों को भी एक नई दिशा दी। मतलब दुनिया पहली बार देख रही थी कि एक अहिंसक लेकिन पूरी तरह से अहस सहयोग करने वाले जन आंदोलन की ताकत क्या हो सकती है। एकदम सही। ये वाकई एक बहुत बड़ा सफर था। मतलब 72 लोगों की बैठक से लेकर 7 करोड़ लोगों के आंदोलन तक। हाँ, लेकिन 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इस कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ आया। बहुत बड़ा और काफी जटिल मोड़। हाँ, क्योंकि जो संस्था अब तक सड़कों पर संघर्ष कर रही थी, जेलें भर रही थी, जो एक विशाल जन आंदोलन थी, वो अचानक से आजाद भारत की प्रशासक कैसे बन गई? मतलब एक आंदोलनकारी संस्था को सत्ताधारी राजनीतिक दल के रूप में खुद को कैसे ढालना पड़ा? ये किसी भी जन आंदोलन के लिए सबसे कठिन परीक्षा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक आजादी की लड़ाई चल रही थी तब तक समाज के हर वर्ग का लक्ष्य सिर्फ एक था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। बिल्कुल। लेकिन 1947 के बाद वो साझा दुश्मन चला गया। अब संघर्ष नहीं करना था, अब देश को चलाना था। अब जिम्मेदारी आ गई थी। और ऐसे में कांग्रेस एक कैच ऑल पार्टी और धर्मनिरपेक्ष दल के रूप में विकसित हुई। ये कैच ऑल पार्टी का क्या मतलब होता है राजनीति विज्ञान में? कैच ऑल का मतलब एक ऐसे दल से होता है जो समाज के किसी एक खास वर्ग या किसी एक चरम विचारधारा तक सीमित नहीं रहता। मतलब वो हर वर्ग को, हर विचार को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए मैं एक विशाल छतरी यानी बिग टेंट का उदाहरण सोच रहा हूँ। हाँ, बिग टेंट विचारधारा, ये बहुत सटीक है। एक ऐसी बहुत बड़ी वैचारिक छतरी जिसके नीचे समाज के अलग अलग विचारों वाले लोग एक साथ आ सकें। बिल्कुल। राजनीतिक स्पेक्ट्रम में अक्सर या तो वामपंथी विचारधारा होती है, लेफ्ट विंग, हाँ, या फिर दक्षिणपंथी यानी राइट विंग। हाँ। लेकिन ये एक ऐसा दल बन रहा था जो बिल्कुल केंद्र में स्थित था, एकदम सेंटर में। तो इस बिग टेंट के नीचे कौन कौन सी विचारधाराएं थीं? इसमें कई चीजों का मिश्रण था, जैसे उदारतावाद, लिबरलिज्म, हाँ, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता और नागरिक राष्ट्रवाद। इन सब का एक अनूठा मिश्रण था। लेकिन एक बात बताइए,
कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतने सारे अलग अलग विचारों को, जो कभी कभी एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं, हाँ। उन्हें जमीन पर एक साथ साधना कैसे संभव हुआ? खासकर तब जब देश बिल्कुल नया था और विभाजन के इतने बड़े दर्द से गुजर रहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस विशाल छतरी को जमीन पर उतारने का और इस संतुलन को बनाए रखने का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग को जाता है। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने इस बात को बहुत जल्दी समझ लिया था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को, जहां इतनी सारी भाषाएं और धर्म हैं, और जो उस समय बेहद गरीब भी था, उसे किसी एक चरम वैचारिक रास्ते पर नहीं ले जाया जा सकता। तो उन्होंने बीच का रास्ता चुना? हाँ, उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए बड़े संस्थागत कदम उठाए, जैसे योजना आयोग का गठन किया गया, जो पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए विकास का खाका तैयार करता था ना। बिल्कुल। और आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब ना तो पूरी तरह से पूंजीवाद और ना ही पूरी तरह से समाजवाद। एकदम सही। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनियों और निजी क्षेत्र दोनों को जगह दी गई। और अगर सामाजिक मोर्चे की बात करें तो मुझे लगता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी। बिना शक। एक ऐसे देश में जहां अनगिनत भाषाएं और इतने सारे धर्म मौजूद है, वहां एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा ही वो गोंद बन सकता था जो सबको जोड़कर रखे। बिल्कुल सही कहा। और इस संतुलन वाले दृष्टिकोण का राजनीतिक फायदा भी तो उन्हें मिला होगा। बहुत बड़ा फायदा मिला। इसी बिग टेंट अप्रोच के कारण ये दल अगले 50 वर्षों तक भारतीय राजनीति के बिल्कुल केंद्र में रहा। 50 साल। अगर हम इसकी चुनावी सफलता के आंकड़े देखें तो वो क्या कहते हैं? आंकड़े बहुत ही हैरान करने वाले हैं। 54 वर्षों से अधिक के केंद्रीय शासन में उन्होंने 17 आम चुनावों में से 7 बार तो स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, है ना? बिल्कुल। और इस दौरान उन्होंने भारत को 6 प्रधानमंत्री दिए। अगर हम नाम गिनाएं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह महाराव और आधुनिक युग में डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ, और इस पार्टी की सबसे खास बात ये रही कि जब भी समाज का कोई नया वर्ग राजनीतिक रूप से जागरूक होता तो पार्टी उसे अपनी इस बड़ी छतरी के नीचे जगह देने की कोशिश करती। बिल्कुल, ताकि सत्ता में संतुलन बना रहे। ये तो बात हुए उस ऐतिहासिक दबदबे की जिसने 20वीं सदी की भारतीय राजनीति की पूरी दिशा ही तय कर दी। हाँ, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। एक दल जो कभी पूरे देश पर एक छत्र राज करता था, समय के साथ उसे कई नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। बहुत सी चुनौतियां आई। तो अगर हम इतिहास के इन पन्नों से निकलकर आज के आधुनिक परिदृश्य को देखें तो 140 साल पुरानी ये ऐतिहासिक संस्था आज सांगठनिक रूप से कैसे दिखती है? इसका वर्तमान स्वरूप क्या है? अगर हम आज के समय की बात करें तो इसका मुख्य प्रशासनिक केंद्र नई दिल्ली में 24 अकबर रोड पर स्थित है। और वर्तमान नेतृत्व किसके हाथ में है? फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी संसदीय दल की अध्यक्ष हैं और लोकसभा में राहुल गांधी नेता की भूमिका में हैं। और खड़गे जी राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और अगर हम आज के संख्या बल को देखें तो संसद में स्थिति कैसी है? अभी के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा में पार्टी के पास 102 सीटें हैं। 102। और राज्यसभा में? राज्यसभा में 29 सीटें हैं। और राज्यों का क्या हाल है? विभिन्न राज्य विधानसभाओं में पूरे देश में कुल मिलाकर इनके 676 विधायक हैं। 676। लेकिन एक समय था जब ये पार्टी अकेले दम पर सरकारें बनाती थी। हाँ, वो एक अलग दौर था। लेकिन आधुनिक भारत की राजनीति अब गठबंधनों की राजनीति बन चुकी है। 1990 के दशक के बाद से जिस तरह क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, उसने तो उस विशाल छतरी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। बिल्कुल। तो इस बदले हुए माहौल में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए गठबंधनों का सहारा लेना कितना जरूरी हो गया? देखिए, ये राजनीतिक अस्तित्व की एक अनिवार्य शर्त बन गई। मतलब इसके बिना काम नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। जब एक अकेली विशाल छतरी पूरे देश को कवर नहीं कर पाई तो उन्हें अन्य दलों के साथ मिलकर काम करना ही पड़ा। जैसे कि यूपीए? हाँ, 2004 से लेकर 2014 तक पार्टी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के तहत एक बहुत ही सफल गठबंधन सरकार चलाई। और अभी हाल ही की बात करें तो 2023 में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल। वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्होंने कई विपक्षी दलों के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन, जिसे हम संक्षेप में इंडिया कहते हैं, उसका निर्माण किया है। हाँ, इंडिया गठबंधन। ये साफ दर्शाता है कि एक इतने बड़े राजनीतिक दल को समय के साथ अपनी रणनीतियों में कैसे बदलाव करना पड़ता है। एकदम सही।
अच्छा, एक और बात जो मुझे इसके संगठनिक ढांचे में बहुत दिलचस्प लगती है वो है जमीनी स्तर पर काम करने वाली इसकी अलग अलग शाखाएं, जिन्हें हम फ्रंटल संगठन कहते हैं। हाँ, आज भी इस पार्टी में विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग विंग्स हैं। जैसे छात्रों के लिए NSUI है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, बिल्कुल। युवाओं के लिए भारतीय युवा कांग्रेस है, महिलाओं के लिए ऑल इंडिया महिला कांग्रेस है, और श्रमिकों के लिए इंटक यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और किसानों के लिए किसान और खेत मजदूर कांग्रेस भी है। तो इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सुनने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि एक राजनीतिक दल को सिर्फ शीर्ष नेताओं के नहीं बल्कि इन छात्रों, मजदूरों और किसानों की इन अलग अलग शाखाओं की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके पीछे की जो कार्य प्रणाली है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। बताइए। देखिए, कोई भी पार्टी केवल दिल्ली के मुख्यालय में बैठकर नीतियां नहीं बना सकती। हाँ, जमीन की सच्चाई तो अलग होती है। बिल्कुल। समाज का हर वर्ग अपनी अलग समस्याओं लेकर चलता है। अब एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर के जो मांगे हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र की समस्याओं से तो बिल्कुल अलग होंगी। एकदम अलग। तो ये जो अलग अलग शाखाएं हैं, ये वास्तव में पार्टी के सेंसरी ऑर्गन्स या कहें तो संवेदी अंगों की तरह काम करती हैं। अच्छा, मतलब ये जमीन की नब्ज पहचानने का काम करती है। बिल्कुल, और एक फीडबैक लूप तैयार करती हैं। फीडबैक लूप, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। जब इंटक के लोग मजदूरों के बीच काम करते हैं या NSUI के छात्र कैंपस में मौजूद रहते हैं, तो वो वहां की बातें सुनते हैं? हाँ, वे जमीनी स्तर की परेशानियों को, लोगों के गुस्से या मांगों को पकड़कर शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाते हैं। और फिर पार्टी उसके आधार पर अपनी नीतियां बनाती है। बिल्कुल। इसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर उनके घोषणा पत्र तैयार होते हैं। ये लॉजिक तो बहुत साफ है। आधुनिक राजनीति में बिना इस फीडबैक लूप के कोई भी बड़ा राजनीतिक दल जनता से जुड़ा नहीं रह सकता। मतलब ये ढांचा ही ये सुनिश्चित करता है कि वो 140 साल पुरानी जड़ें आज भी मिट्टी से अपना पोषण खींचती रहें। एकदम सटीक बात कही आपने। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो ये एक ऐसे ढांचे की कहानी है जो विरोधाभासों से भरी हुई है। बिल्कुल। 1885 में महज 72 अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की एक बैठक, जिसे अंग्रेजों ने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में सोचा था, वो गांधी जी के नेतृत्व में 7 करोड़ लोगों का एक विशाल जन आंदोलन बन गई। हाँ, फिर आजादी के बाद वो एक विशाल छतरी में तब्दील हो गई, जिसने दशकों तक मिश्रित अर्थव्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता के जरिए एक नवजात देश को आकार दिया। और आज वो गठबंधनों के दौर में अपनी जमीनी शाखाओं के माध्यम से एक बिल्कुल अलग तरह की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। और यहाँ ये समझना आवश्यक है कि इतिहास के हर कालखंड में इस संस्था ने खुद को उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ढाला है। बिल्कुल। हमने जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज, जो नीतियां और आंकड़े आज देखें, वे इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राष्ट्र निर्माण और राजनीतिक यात्राएं कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। वे तो पीढ़ियों के वैचारिक संघर्षों और सांगठनिक विकास का परिणाम होते हैं। एकदम सही। एक ऐसा सफर जो अपने आप में आधुनिक भारत की एक राजनीतिक प्रयोगशाला का काम करता रहा है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार सामने रखना चाहता हूं जो सोचना बहुत दिलचस्प है। हाँ, बताइए। हमने देखा कि कैसे 20वीं सदी में इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत इसकी भौतिक उपस्थिति थी। हाँ। मतलब सड़कों पर जन आंदोलन, गांवों में सदस्यता अभियान और जमीनी स्तर पर लोगों को एक साथ लाना। लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहे हैं, डिजिटल युग में। हाँ, आज का दौर तो बिल्कुल अलग है। आज की राजनीति चौराहों से ज्यादा सोशल मीडिया के एल्गोरिथम, वायरल वीडियो और माइक्रो टारगेटिंग पर निर्भर करती है। एकदम सही बात है। और ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है कि क्या शारीरिक जन आंदोलनों और विशाल छतरी की विचारधारा पर बनी 140 साल पुरानी ये संस्था खुद को इस तेज और इतनी ध्रुवीकृत डिजिटल दुनिया में सफलतापूर्वक ढाल पाएगी, या फिर इसकी वही पुरानी संरचना इस नई सदी में इसके लिए एक चुनौती बन जाएगी? बिल्कुल। और एक और सवाल जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ, जरा सोचकर देखिए। क्या? अगर एओ ह्यूम ने 1885 में वो सेफ्टी वॉल्व नहीं बनाया होता तो क्या होता? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भारत की आजादी का संघर्ष पूरी तरह से अलग होता, शायद अधिक हिंसक, या फिर और भी अधिक लंबा होता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं।